दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर, जो कि आईएएस, पीसीएस, बीपीएससी एंड अदर एग्जामिनेशन के लिए हमने यह चैनल बनाया है। आज हम लोग अपने महत्वपूर्ण और पॉपुलर सीरीज बीपीएससी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के पार्ट 6 को लेकर आए हैं। इसमें आपको बिहार स्पेशल, साइंस और करंट अफेयर्स भी इंक्लूड है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर की अध्यक्षता किस देश को सौंपी गई है? एडीपीसी की अध्यक्षता किस देश को सौंपी गई है? एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर की अध्यक्षता किस देश को सौंपी गई है? तो पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा है चीन, चौथा है श्रीलंका। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा भारत। भारत आपका आंसर सही होगा। क्या आंसर होगा? तो भारत हो जाएगा आंसर। द चेयरमैनशिप ऑफ एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर हैज बीन हैंडेड ओवर टू विच कंट्री? तो आपका यहाँ आंसर है इंडिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रेविन म्यूजियम पेरिस द्वारा कस्टमाइज्ड गोल्ड कॉइन से सम्मानित होने वाले पहले बॉलीवुड अभिनेता कौन हैं? ग्रेविन म्यूजियम पेरिस द्वारा कस्टमाइज्ड गोल्ड कॉइन से सम्मानित होने वाले पहली बॉलीवुड अभिनेता कौन है? हु इज द फर्स्ट बॉलीवुड एक्टर टू बी अवार्डेड ए कस्टमाइज्ड गोल्ड कॉइन बाय ग्रेविन म्यूजियम पेरिस? पहला ऑप्शन आपका है सलमान खान, दूसरा आपका ऑप्शन हो जाएगा रणवीर सिंह, तीसरा ऑप्शन है शाहरुख खान, चौथा ऑप्शन है रणवीर कपूर। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा शाहरुख खान। शाहरुख खान को कौन सा अवार्ड मिला है? तो शाहरुख खान को मिला है आपको ग्रेविन म्यूजियम पेरिस द्वारा कस्टमाइज्ड गोल्ड कॉइन से सम्मानित होने वाले पहले बॉलीवुड अभिनेता हैं। कौन है? तो शाहरुख खान है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशियन के विदेश मंत्रियों की 67वीं बैठक का आयोजन किस देश से किया गया है? एशियन के विदेश मंत्रियों की 57वां बैठक का आयोजन किस देश में किया गया है? तो यहाँ आपका पहला ऑप्शन है फिलीपींस, दूसरा है चीन, तीसरा है म्यांमार, चौथा है लाओस। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा लाओस। क्या आंसर होगा? लाओस आंसर हो जाएगा। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा लाओस। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के 56वें सत्र के दौरान भारत ने किस देश के साथ कल्चर प्रॉपर्टी एग्रीमेंट पर समझौता किया है? तो यहाँ पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है चीन, चौथा है भूटान। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा अमेरिका। भारत ने अमेरिका के साथ कल्चर प्रॉस्पेरिटी एग्रीमेंट पर समझौता किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में श्री मैचल माता यात्रा धार्मिक उत्सव की शुरुआत हुई? श्री मैचल माता यात्रा की शुरुआत श्री मैचल माता यात्रा धार्मिक उत्सव की शुरुआत हुई। पहला ऑप्शन है लद्दाख, दूसरा है कश्मीर, तीसरा है केरल। तो यहाँ आपको बताना है कौन ऑप्शन होगा। यहाँ पे आपका हो जाएगा चौथा है हरियाणा। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में आपका मैचल माता यात्रा धार्मिक उत्सव की शुरुआत हुई। मैचल माता यात्रा रिलीजियस फेस्टिवल स्टार्टेड रिसेंटली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल चराई देव
माईदाम किस राज्य में स्थित है? भारत का 73वां विश्व धरोहर स्थल चराइदेव माईदाम किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट द 43rd वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया कैराइडेव मेडियम लोकेटेड? पहला ऑप्शन है त्रिपुरा, दूसरा है मेघालय, तीसरा है असम, चौथा है आपका केरल। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा असम। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2024 में पेरिस में ओलंपिक खेलों के कौन से संस्करण का आयोजन किया जा रहा है? वर्ष 2024 में पेरिस में ओलंपिक खेल का कौन सा संस्करण का आयोजन हुआ है? पहला ऑप्शन है 32, दूसरा है 33, चौथा है 34, तीसरा है 34, चौथा है 35। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 33। 2024 में पेरिस में 33वां। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सेवा किस बंदरगाह से शुरू की गई है? भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सेवा किस बंदरगाह से शुरू की गई है? पहला ऑप्शन आपका है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, दूसरा है तोतिकुरिन बंदरगाह, तीसरा विशाखापट्टनम बंदरगाह, चौथा है मार्मुगांव बंदरगाह। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में स्थित है। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सेवा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से शुरू की गई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मॉडल कौशल ऋण योजना को संशोधित किया गया है। संशोधित मॉडल कौशल ऋण योजना के तहत कितने लाख तक का लोन दिया जाएगा? हाल ही में मॉडल कौशल ऋण योजना को संशोधित किया गया। संशोधित मॉडल कौशल ऋण योजना के तहत कितने लाख तक का लोन दिया जाएगा? पहला ऑप्शन है 10 लाख, दूसरा है 15 लाख, तीसरा है 5 लाख, चौथा है 7.5 लाख। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 7.5 लाख। मॉडल कौशल ऋण योजना के तहत 7.5 लाख का लोन आप ले सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में टाइफून गेमी किस महासागर से आया? हाल ही में टाइफून गेमी आपका किस महासागर से आया? इन विच ओशन डिड टाइफून गेमी कम रिसेंटली? पहला है हिंद महासागर, दूसरा है प्रशांत महासागर, तीसरा है अटलांटिक महासागर, चौथा आपका हो जाएगा आर्कटिक महासागर। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर से। टाइफून गेमी किस महासागर में आया? तो प्रशांत महासागर में आया। आपका आंसर हो जाएगा क्या होगा? प्रशांत महासागर। टाइफून गेमी कहाँ हुआ? तो प्रशांत महासागर में आया। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2030 में शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2030 में शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है चीन, चौथा है जापान। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा फ्रांस। 1930 में शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो फ्रांस करेगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने टीबी मुक्त नगर पालिकाएं बनाने के लिए स्वस्थ नगरम मॉडल की शुरुआत किया है? किस राज्य सरकार ने टीबी मुक्त नगर पालिकाएं बनाने के लिए स्वस्थ नगरम मॉडल की शुरुआत किया है? तो पहला ऑप्शन आपका है तेलंगाना, दूसरा राजस्थान, तीसरा गुजरात, चौथा ऑप्शन आपका है आंध्र प्रदेश। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ आपका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा तेलंगाना में स्टार्ट हुआ था। किस राज्य सरकार ने टीबी मुक्त नगर पालिकाएं बनाने के लिए स्वस्थ नगरम मॉडल शुरू किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा तेलंगाना।
तेलंगाना सरकार ने नगर पालिकाएं बनाने के लिए, टीबी मुक्त नगर पालिकाएं बनाने के लिए स्वस्थ नगरम मॉडल की शुरुआत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में INS तिरुपुत को लॉन्च किया गया है। INS तिरुपुत का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? तो कौन कंपनी ने INS तिरुपुत का निर्माण किया है? पहला ऑप्शन है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, दूसरा हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, तीसरा ऑप्शन है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, चौथा है नौसेना शिपयार्ड लिमिटेड। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में INS तिरुपुत का निर्माण किया गया। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का 500वां सांस्कृतिक रेडियो स्टेशन किस राज्य में खोला गया है? 500वां सामुदायिक रेडियो स्टेशन किस राज्य में खोला गया है? पहला ऑप्शन है मणिपुर, दूसरा है आपका त्रिपुरा, तीसरा है मिजोरम। तो अब बताइए क्या होगा आंसर? चौथा ऑप्शन नागालैंड। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा मिजोरम। भारत का 500वां सामुदायिक रेडियो स्टेशन किस राज्य में खोला गया? तो त्रिपुरा में खोला गया है। नहीं, त्रिपुरा नहीं, यहाँ पर हो जाएगा मिजोरम में खोला गया है। मिजोरम का राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खबरों में रहा राष्ट्रीय जल मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? राष्ट्रीय जल मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो पहला ऑप्शन आपका 2019, दूसरा है 2020, तीसरा है 2021, चौथा है 2024। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन 2019। 2019 में राष्ट्रीय जल जीवन मिशन की शुरुआत किया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स यानी इलेक्ट्रॉनिक ई स्पोर्ट्स गेम्स का आयोजन किस देश में किया जाएगा? पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स का गेम्स का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो पहला ऑप्शन है फ्रांस, दूसरा है भारत, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, चौथा ऑप्शन हम देख लेते हैं। चौथा ऑप्शन है सऊदी अरब। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा सऊदी अरब में। पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स का आयोजन ई स्पोर्ट्स आपका ई और SPORT ये वाला बोला गया। ई स्पोर्ट गेम्स का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो आपका हो जाएगा सऊदी अरब में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बजट 2024 में किस राज्य में विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई? बजट 2024 में किस राज्य में विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई? पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, दूसरा है बिहार, तीसरा है आंध्र प्रदेश, चौथा है झारखंड। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा बिहार। क्या होगा? बिहार हो जाएगा आंसर। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस ऑर्गेनाइजेशन ने स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2024 जारी की है? किस ऑर्गेनाइजेशन ने स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2024 जारी की? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन है आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा ऑप्शन है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तीसरा ऑप्शन है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, चौथा है वर्ल्ड बैंक। तो आपका यहाँ आंसर हो जाएगा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रदेश में मैग्नेटाइट के भंडार मिले हैं। हाल में कहाँ मिला ग्रेफाइट का भंडार? तो मध्य प्रदेश से मिला है। ग्रेफाइट मुख्य रूप से किस तत्वों से बना है? तो पहला ऑप्शन आपका सिलिकॉन, दूसरा है लोहा, तीसरा है कार्बन, चौथा है कॉपर। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा कॉपर, नहीं कार्बन। अब यहाँ पर राइट आंसर क्या हुआ? कार्बन। ग्रेफाइट मुख्य रूप से किससे बना है? तो कार्बन से बना हुआ है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। खाद्यान्न की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, मतलब कि खाद्यान्न की कृषि सर्वप्रथम कब से आरंभ हुई थी, किस युग से आरंभ हुई थी? पहला ऑप्शन है नवपाषाण काल में, दूसरा है मध्यपाषाण काल में, तीसरा है पुरापाषाण काल में, चौथा है प्रोटो ऐतिहासिक काल में। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल यानी न्यूलिथिक एज से। तब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सरायनहार, राय और महदाहा सरायनहार और महदाहा संबंधित है। सरायनहार और महदाहा किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है विंध्य क्षेत्र की नवीन संस्कृति से, विंध्य क्षेत्र की नवीन संस्कृति से, विंध्य क्षेत्र की मध्यपाषाण संस्कृति से, गंगा घाटी की मध्यपाषाण संस्कृति से, और चौथा ऑप्शन है गंगा घाटी की नवपाषाण संस्कृति से। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा गंगा घाटी की पाषाण संस्कृति से। सरायनहार, राय और महदाहा संबंधित है गंगा घाटी की मध्यपाषाण संस्कृति से। ये आपका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस क्षेत्र की नवपाषाणी संस्कृति से संबंधित है? राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाण संस्कृति से संबंधित है? पहला ऑप्शन है पूर्वी भारत, दूसरा है दक्षिणी भारत, तीसरा है उत्तरी विंध्य क्षेत्र, चौथा है कश्मीर घाटी। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत, यानी कि राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति है? तो आपका दक्षिण भारत की नवपाषाण संस्कृति है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है? पहला ऑप्शन है सेनवार से, दूसरा है कौशाम्बी से, तीसरा है लहुरादेव से, चौथा है आपका सहगोरा से। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा लहुरादेव। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण लहुरादेव से मिला है, लहुरादेव से आपको मिला है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस क्षेत्र में पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल के अवशेष के एक क्रम में पाए गए हैं? आपको बताना है किस क्षेत्र में पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल के अवशेष एक क्रम में पाए गए हैं। तो आप पहला ऑप्शन आपका है जम्मू कश्मीर, दूसरा है कृष्णा घाटी, तीसरा है बेलन घाटी, चौथा है गोदावरी घाटी। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा बेलन घाटी। यहाँ आपका आंसर क्या होगा? तो बेलन घाटी आंसर हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विंध्य क्षेत्र के किस जलाशय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? पहला है मोरहाना पहाड़, दूसरा है घघरिया पहाड़, तीसरा लेखहिया, चौथा ऑप्शन आपका है बगही खीर। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा लेखहिया से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गैरिक मृदभान पात्र OCP का नामकरण हुआ था? पहला ऑप्शन है अहिक छत्र में, दूसरा हस्तिनापुर में, तीसरा है लाल किला में, चौथा है नोह में। तो आपका आंसर हो जाएगा दूसरा हस्तिनापुर में। गैरिक मृदभान पात्र का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉस्मोस किसकी प्रसिद्ध कृति है? कॉस्मोस के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है अल्बेरोनी, दूसरा है टोल्मी, तीसरा है हम्बोल्ट, चौथा है होमर। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा हम्बोल्ट। कॉस्मोस हम्बोल्ट की प्रसिद्ध कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बुद्ध के युग में धनी किसानों हेतु कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? बुद्ध के युग में, बुद्ध काल में धनी किसानों हेतु कौन सा शब्द प्रयुक्त होता था? तो पहला ऑप्शन है ग्रामणी, दूसरा है बेलाल, तीसरा है वणिक, चौथा है गहपति। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा गहपति। बुद्ध के युग में धनी किसानों हेतु गहपति शब्द का प्रयोग होता था। वहीं आपका साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में धनी किसानों को क्या कहा जाता था? बेलाल कहा जाता था।
और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में 1544 ईस्वी में सम्मेलन का युद्ध 1544 ईस्वी में सम्मेल का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? 1544 ईस्वी में सम्मेल का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? तो पहला ऑप्शन है हुमायूं और मालदेव के बीच, दूसरा ऑप्शन है मालदेव और बहादुर शाह के बीच, तीसरा है शेर खान और हुमायूं के बीच, चौथा है शेर खान और मालदीव के बीच। तो आपका आंसर यहाँ हो जाएगा शेर खान और मालदीव के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह कौन चोल राजा था जिसकी क्रुद्ध विद्रोही भीड़ ने हत्या कर डाली थी? माने कि कौन से चोल राजा को क्रुद्ध विद्रोही भीड़ ने हत्या कर डाली थी? पहला ऑप्शन है वीर राजेंद्र, दूसरा है अधिराजेंद्र, तीसरा है राजाधिराज, चौथा है राजेंद्र द्वितीय। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा अधिराजेंद्र। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस पल्लव राजा की उपाधि राजसिंह थी? बताना है किस पल्लव राजा की उपाधि राजसिंह थी। पहला है नरसिंह वर्मन, दूसरा है परमेश्वर वर्मन, तीसरा है नरसिंह वर्मन द्वितीय, चौथा है नरसिंह वर्मन द्वितीय, महेंद्र वर्मन द्वितीय। बताना है कि किस पल्लव राजा की उपाधि राजसिंह थी। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मन द्वितीय। ये आपका तीसरा नंबर ये सही हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न नरेशों में से किसने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था? तो बताना है पुलकेशिन द्वितीय को कौन से राजा ने पराजित किया था? पहला ऑप्शन आपका है सिंह विष्णु, दूसरा है नंदी वर्मन द्वितीय, तीसरा है महेंद्र वर्मन प्रथम, चौथा है नरसिंह वर्मन प्रथम। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चोल साम्राज्य की विशाल व्यापारिक श्रेणी या निगमों में निम्नलिखित में कौन सी श्रेणी निगम उस काल में विद्यमान नहीं थी? पहला नगरम, दूसरा मणिग्रानम, तीसरा है बंजियर, चौथा है नानादेशीय। तो बताना है कि चोल साम्राज्य की विशाल व्यापारिक श्रेणी या निगमों में निम्नलिखित में कौन सी श्रेणी या निगम उस काल में विद्यमान नहीं थी? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा नगरम। नगरम उसमें विद्यमान नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस पल्लव शासक की उपाधि मतविलास थी? बताना है किस पल्लव शासक की उपाधि मतविलास थी। पहला ऑप्शन है आपका नरसिंह वर्मन, दूसरा है नंदी वर्मन, तीसरा है महेंद्र वर्मन प्रथम, चौथा है सिंह विष्णु। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा महेंद्र वर्मन प्रथम। आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध उत्तर मेरु अभिलेख जिसमें ग्राम सभा की कार्यप्रणाली का विस्तार से उल्लेख किया गया है किस शासक के शासनकाल से संबंधित है? पहला ऑप्शन है विजयालय, दूसरा प्रांतक प्रथम, तीसरा राजाराज प्रथम, चौथा है राजेंद्र प्रथम। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा प्रांतक प्रथम। उत्तर मेरु अभिलेख जिसमें ग्राम सभा की कार्यप्रणाली का विस्तार से उल्लेख किया गया है किस शासक के शासनकाल से संबंधित है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा प्रांतक प्रथम। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सीमांत गांधी ने किस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया? पहला है असहयोग आंदोलन, दूसरा है खिलाफत आंदोलन, तीसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, चौथा है उपयुक्त में से सभी।
आपको बताना है कि सीमांत गांधी यानी खान अब्दुल गफ्फार खान ने किस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। पहला ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, दूसरा है खिलाफत आंदोलन, तीसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, चौथा है उपरोक्त सभी। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी-कलाम की उपाधि से अलंकृत किया गया था। सम्राट अकबर ने किसको जरी-कलाम की उपाधि से अलंकृत किया था। पहला ऑप्शन है मोहम्मद हुसैन, दूसरा है हुमायूं, तीसरा अब्दुस समद, चौथा है मीर सैयद अली। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा मोहम्मद हुसैन। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी-कलाम की उपाधि से अलंकृत किया गया, तो मोहम्मद हुसैन मोहम्मद हुसैन को जरी-कलाम की उपाधि से सम्मानित किया गया अकबर के द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है। मतलब पंचायत चुनाव में भाग लेने चुनाव में पार्टिसिपेट करने के लिए यानी कि कैंडिडेट का दावा करने के लिए कितने साल की उम्र की आवश्यकता होती है। तो पहला ऑप्शन है 24 साल, दूसरा है 21 साल, तीसरा है 28 साल, चौथा है 18 साल। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 21 साल। 21 साल होने के बाद ही आप इसमें चुनाव लड़ सकते हैं, पंचायत या स्थानीय प्रशासन के चुनाव में, नगरपालिका आदि के चुनावों में या शहरी निकाय के चुनावों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी का संबंध काकोरी मालगाड़ी डकैती कांड से नहीं था। वो बताना है कि किसका संबंध काकोरी मालगाड़ी डकैती कांड या मेरठ षड्यंत्र केस से नहीं था। पहला ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद, दूसरा रामप्रसाद बिस्मिल, तीसरा भगत सिंह, चौथा अशफाक उल्ला खां। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा भगत सिंह जो है काकोरी षड्यंत्र केस से नहीं जुड़ा हुआ था, ट्रेन लूट से नहीं जुड़ा हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विश्व व्यापार संगठन, और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। बताना है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना WTO की स्थापना कब हुई थी। पहला ऑप्शन है 1995, दूसरा है 1983, तीसरा है 1948, चौथा है 1944। यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा 1995। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हम्पी को डैश द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। वो बताना है कि हम्पी को किसने विश्व विरासत स्थल घोषित किया है। पहला है यूएनओ, दूसरा है IMF, पहला यूएनओ, दूसरा IMF, तीसरा है WHO, चौथा है यूनेस्को। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा यूनेस्को ने हम्पी को विश्व विरासत स्थल घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है। बताना है कि किस राज्य में सूर्य मंदिर स्थित है। पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा है पंजाब, तीसरा है आंध्र प्रदेश, चौथा है उड़ीसा। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा उड़ीसा में, जहाँ की कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेशनल इंफॉर्मेटिव सेंटर डैश में स्थापित किया गया। नेशनल इंफॉर्मेटिव सेंटर में NIC की स्थापना कब की गई। पहला है 1976 में, दूसरा है 1978 में, तीसरा है 1979 में, चौथा है 1977 में। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 1976 में। NIC की स्थापना कब की गई, तो 1976 में की गई। NIC की स्थापना आपका 1976 में की गई। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है राजस्थान में, दूसरा है कर्नाटक में, तीसरा उत्तराखंड में, चौथा है सिक्किम में। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक बहिर्जनित बल है? एक्सोजेनिक फोर्स है। पहला है भूस्खलन, दूसरा है भूकंप, तीसरा है ज्वालामुखी, चौथा है पवन। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा पवन। निम्नलिखित में से कौन सा एक बहिर्जनित बल है? तो पवन एक बहिर्जनित बल है, बाकी सभी आंतर्जनित बल है। भूस्खलन, भूकंप, ज्वालामुखी क्या है? तो आंतर्जनित बल है। पृथ्वी के अंदर से जो बल लगता है वो आंतर्जनित बल है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो बताना है कौन सा भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है, यानी संघ सूची के विषय नहीं है। पहला मादक पदार्थ अल्कोहलिक लिक्विड, दूसरा है बैंकिंग, तीसरा है डाक और तार, चौथा है राज्यों के लेखाओं की संपरीक्षा, ऑडिट ऑफ द स्टेट अकाउंट्स। आपको बताना है कौन राज्य सूची के केंद्र सूची के अंतर्गत नहीं है। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा मादक पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा एक देश भूतपूर्व यूएसएसआर का हिस्सा नहीं था? कौन सा देश सोवियत संघ और रसिया का हिस्सा नहीं था? पहला ऑप्शन है रसिया, दूसरा है फिनलैंड, तीसरा है जॉर्जिया, चौथा है मालदीव। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा फिनलैंड। फिनलैंड जो पूर्व सोवियत संघ का सदस्य नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में राष्ट्रपति पद का भार कौन ग्रहण करेगा? तो पहला ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश, दूसरा है राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष, तीसरा ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश, चौथा है भारतीय प्रधानमंत्री। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष, मतलब कि एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या होता है, पदेन सभापति का मतलब क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। जब उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदन में होते हैं, यानी कि सभा में होते हैं, तो वे अध्यक्षता करते हैं राज्यसभा का। जब तक वे अध्यक्षता करते हैं तभी तक वे अध्यक्ष रहते हैं। जब वे राज्यसभा से बाहर निकल जाते हैं तब वे उपराष्ट्रपति कहलाने लगते हैं। तो यहाँ उपराष्ट्रपति पदेन एक्स ऑफिशियो मतलब हो गया कि जिस ऑफिस में जब तक बैठा रहेगा तभी तक वह पोस्ट रहेगा, बाकी बात अगर वह निकल गया वहाँ से तो वह उसका दूसरा डिजिग्नेशन हो जाएगा। इस प्रकार से हम समझ गए कि एक्स ऑफिशियो मतलब क्या होता है। और नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई तटरेखा नहीं है? आपको बताना है कि किस भारतीय राज्य की कोई तटरेखा नहीं है, कोस्टल लाइन नहीं है। पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा है बिहार, तीसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, चौथा है आंध्र प्रदेश। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सी जनजाति अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है? आपको बताना है कौन सी जनजाति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रहती है। तो पहला सेंटिनल जनजाति, दूसरा है खरवार जनजाति, तीसरा है गोंड जनजाति, चौथा है भील जनजाति। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा सेंटिनल जनजाति। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंडित बिरजू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य शैली के महान
नर्तक हैं? पहला है कुचिपुड़ी, दूसरा है भारतनाट्यम, तीसरा है ओडिसी, चौथा है कथक। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा कथक। महाराज बिरजू महाराज आपको कथक से जुड़ा हुआ था। बिरजू महाराज से जुड़ा हुआ था तो कथक से जुड़ा हुआ था। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस शामिल है? आपको बताना है कि कौन से समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है। पहला ऑप्शन है माउस, दूसरा प्रिंटर, तीसरा मॉनिटर। दूसरा ऑप्शन में आपका स्कैनर, प्रिंटर और मॉनिटर। तीसरा में है प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर। चौथा में कीबोर्ड, प्रिंटर और मॉनिटर। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कि जो कि आउटपुट डिवाइस है। ये आपका क्या है? आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर क्या है? आपका आउटपुट डिवाइस है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में से किस सार्क सेंटर की स्थापना की गई है? बताना है कि भारत में किस सेंटर की स्थापना की गई है। पहला है सार्क एनर्जी सेंटर, दूसरा है सार्क कल्चरल सेंटर, तीसरा है सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर, चौथा है आपका सार्क एग्रीकल्चर सेंटर। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र बिम्स्टेक संगठन का सदस्य नहीं है? बताना है कि कौन सा राष्ट्र बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। पहला भूटान, दूसरा नेपाल, तीसरा म्यांमार, चौथा मालदीव। तो आपको बताना है कि कौन बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। तो मालदीव बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी स्टेट लेटरल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। बाम्बू डांस के रूप में प्रख्यात चेरो किस राज्य का पारंपरिक सांस्कृतिक नृत्य है? चेरो किस राज्य का पारंपरिक फोक डांस है? फोक डांस है। किस राज्य का यह फोक डांस है? चेरो। तो यहाँ आपका ऑप्शन हो गया मणिपुर, झारखंड, मिजोरम, उत्तराखंड। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा मिजोरम का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काकोरी कांड की घटना किस वर्ष हुई थी? काकोरी कांड की घटना कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 1925, दूसरा है 1923, तीसरा है 1929, चौथा है 1928। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 1925। काकोरी षड्यंत्र की कांड की घटना 1925 में हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान महात्मा गांधी कहाँ थे? पहला ऑप्शन आपका है वाराणसी में, दूसरा है अहमदाबाद में, तीसरा है दिल्ली में बिरला हाउस, चौथा है कोलकाता में। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा कोलकाता में। महात्मा गांधी उस समय सांप्रदायिक हिंसा को शांत करने के लिए कोलकाता में थे। ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा असम में स्थित नहीं है? आपको बताना है कौन सा टाइगर रिजर्व असम में नहीं है। यह राष्ट्रीय उद्यान असम में नहीं है। पहला है डंपा टाइगर रिजर्व, दूसरा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, चौथा है मानस राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन डंपा टाइगर रिजर्व। पर कहाँ नहीं है? असम में नहीं है, यह मिजोरम में है। डंपा टाइगर रिजर्व कहाँ है? मिजोरम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। जलती हुई मोमबत्ती को कांच के जार से ढकने पर क्या होगा? अगर हम जलती हुई मोमबत्ती को कांच से जार से ढक देते हैं तो क्या होगा? पहला ऑप्शन है लौ ऊंचा हो जाएगा, फ्लेम विल गेट हायर। दूसरा ऑप्शन है यह बुझ जाएगी। तीसरा ऑप्शन है लौ धीमी हो जाएगी। चौथा ऑप्शन है यह जलती रहेगी। तो बताइए क्या होगा आंसर? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा यह बुझ जाएगी, क्योंकि कांच के जार के
जार में आपका ऑक्सीजन जो पहले से था वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद ऑक्सीजन की अनुपस्थिति की वजह से दीप लौ जलना बंद कर जाएगा, क्योंकि किसी वस्तु को जलाने में आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? आपका कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? पहला ऑप्शन है लिनक्स, दूसरा है इंटेल, तीसरा है विंडोज, चौथा है मैक। यहाँ वो बताना है कि कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा इंटेल। इंटेल क्या नहीं? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। अठारह का विद्रोह किस तिथि को शुरू हुआ था? नेक्स्ट क्वेश्चन है 1897 का विद्रोह किस तिथि को शुरू हुआ था? सबको को तो पता रहता है कि 1897 के हुआ था, लेकिन यह किस तारीख को शुरू हुआ था ये बताना है। पहला है 1 मई को, दूसरा है 10 जुलाई को, तीसरा है 15 अगस्त को, चौथा है आपका 10 मई को। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 10 मई को। 10 मई 1857 को आपका सिपाही विद्रोह शुरू हुआ था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी कि सिपाही विद्रोह 10 मई 1857 को शुरू हुआ था। इसका तत्कालीन कारण था इस गाय और सुअर की चर्बी लगे हुए कारतूस को मुंह से छीलना। इसी के विरोध में आपका मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया था, तब जाके आपका ये आंदोलन शुरू हुआ था। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्प्रिट लैंप में मैग्नीशियम के फीते के जलने के परिणाम स्वरूप इनमें कौन सा उत्पाद बनेगा? जब मैग्नीशियम का फीता जलेगा स्प्रिट लैंप में तो क्या बनेगा? पहला ऑप्शन है मैग्नीशियम ऑक्साइड, दूसरा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा है मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, चौथा है मैग्नीशियम सल्फेट। तो आपको यहाँ बताना है कि मैग्नीशियम के फीते के जलने के परिणाम स्वरूप कौन सा उत्पाद बनेगा। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। पहला आंसर मैग्नीशियम ऑक्साइड। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। इनमें कौन स्वतंत्र भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से देंगे? कौन गणतंत्र भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न का प्रथम पुरस्कार प्राप्त करता थे? पहला ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, दूसरा है सी.वी. रमन, तीसरा है एम विश्वेश्वरैया, चौथा है आपका सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब बताना है कि भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले कौन थे? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा एम विश्वेश्वरैया, जो कि एक सिविल इंजीनियर थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? चौसा का युद्ध आपका हुमायूं और शेरशाह के बीच किस वर्ष लड़ा गया था? तो पहला ऑप्शन है आपका 1940, 1540, दूसरा है 1542, तीसरा है 1539, चौथा है 1529। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 1539। चौसा का युद्ध 1539 को लड़ा गया था। बिल्लोग्राम का युद्ध 1540 में लड़ा गया था शेरशाह और हुमायूं के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। किस भूतपूर्व आईएनएस नेता पर ब्रिटिश भारत की सरकार के विरुद्ध युद्ध भड़काने का आरोप नहीं लगाया गया है? किस भूतपूर्व आईएनएस के नेता पर, हमने इंडियन आज़ाद हिंद फौज के नेता पर ब्रिटिश सरकार भारत की सरकार के विरुद्ध युद्ध भड़काने का आरोप नहीं लगाया गया है? किस पर आरोप नहीं लगा है युद्ध भड़काने का? पहला ऑप्शन है प्रेम कुमार सहगल, दूसरा है शाहनवाज खान, तीसरा ऑप्शन है आपका है मोहन सिंह, चौथा है गुरबख्श सिंह ढिल्लों। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा मोहन सिंह IMF इंडियन आज़ाद हिंद फौज से जुड़ा हुआ नहीं था, बाकी
सहगल, ढिल्लो, शाहनवाज का नारा खूब प्रसिद्ध था। ये तीनों जुड़े हुए थे जो कि ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध युद्ध किए थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में। और नेक्स्ट देखते हैं। भारत के कितने राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई है? बताना है आपको भारत की कितनी राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। तो पहला ऑप्शन है 3, दूसरा है 4, तीसरा है 6, चौथा है 5। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा, बताइए क्या आंसर होगा। जिसकी सीमा बांग्लादेश से जुड़ी हुई है, यहाँ आपका हो जाएगा आंसर 5 राज्य भारत के बांग्लादेश की सीमा से लगी हुई है। आपका पहला हो गया पश्चिम बंगाल, दूसरा है असम, तीसरा है मेघालय, चौथा है त्रिपुरा, पांचवा आपका हो जाएगा मिजोरम। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। आंत्र रस के भोजन में मौजूद प्रोटीन को किन अणुओं में परिवर्तित करते हैं? इंटेस्टाइनल जूस कन्वर्ट द प्रोटीन्स प्रेजेंट इन फूड इनटू मॉलिक्यूल्स। प्रोटीन को किस में परिवर्तित करता है आंत्र रस? यहाँ आपका ऑप्शन है ग्लिसरॉल, एमिनो अम्ल, ग्लूकोज, वसा अम्ल। बताइए किस में परिवर्तित करता है? तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका एमिनो अम्ल। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कब हुई थी? बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 1798, दूसरा 1799, तीसरा 1800, चौथा 1801। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 1800 ईस्वी में। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना 1800 ईस्वी में हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। पाटलिपुत्र में स्थित अशोक राम विहार निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा बनाया गया था? बताना है कि अशोक राम विहार किस शासक द्वारा बनवाया गया था। पहला ऑप्शन है अशोक, दूसरा चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा है इंद्रगुप्त, चौथा अजातशत्रु। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा अशोक। अशोक के द्वारा अशोक राम विहार बनाया गया था। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समान व्यास तथा समान ऊंचाई वाले एक बेलन, एक शंकु तथा एक गोले के आयतनों का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ चलिए तुम साइंस का मैथ का क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट देख लेंगे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी मई 1934 में गठन किसने किया था? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का मई 1934 में गठन किसने किया था? पहला ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, दूसरा मीनू मसानी, तीसरा ऑप्शन आपका हो जाएगा MM जोशी, चौथा है सभी। यहाँ आपका आंसर है सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1850 में विधवा विवाह नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? 1850 में विधवा विवाह नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? पहला ऑप्शन ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दूसरा है विष्णु शास्त्री, तीसरा है भोलानाथ चंद्र, चौथा कर्वे। दूसरा ऑप्शन आपका सही होगा विष्णुनाथ शास्त्री। 1850 में विधवा विवाह समाज नामक संस्था की स्थापना विष्णु शास्त्री ने किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। कितने नंबर अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा? अनुच्छेद आपका 84, 83, 89। बताइए। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 89। अनुच्छेद 89 के तहत संविधान में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा गठित 120 सदस्यों वाले
चैम्बर ऑफ प्रिंसेप के पहले चांसलर कौन थे? भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत गठित 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेप के पहले चांसलर कौन थे, माने कि अध्यक्ष कौन थे? पहला है बीकानेर के महाराज गंगा सिंह, दूसरा जोधपुर के महाराज तिरुत सिंह, चौथा है जैसलमेर के महाराज कल्याणमल। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा बीकानेर के महाराज राजा गंगा सिंह, बीकानेर के महाराज राजा गंगा सिंह। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी देश के संविधान के मुख्य प्रयोजन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? पहला है यह आवश्यक विधियों के निर्माण के उद्देश्य का निर्धारण करता है। दूसरा है यह राजनीतिक पदों और सरकार के सृजन को आसान बनाता है। तीसरा यह सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करता है। चौथा है यह सामाजिक न्याय, सामाजिक समता और सामाजिक सुरक्षा को प्रतिभूत करता है। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर ऑप्शन, यह सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करता है। यहाँ जो आपका ऑप्शन जो दिया गया है किसी देश की संविधान के मुख्य प्रयोजन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है, यहाँ पर संविधान के मुख्य प्रयोजन सभी हैं, लेकिन जो सर्वोत्तम रूप से कौन प्रतिबिंबित करता है तो यह सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करता है। यह आपका फर्स्ट चॉइस होना चाहिए। उसके बाद आपका हो जाएगा यह आवश्यक विधियों के निर्माण और के उद्देश्य का निर्धारण करता है। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा यह राजनीतिक पदों और सरकार के सृजन को आसान बनाता है। यह तीसरा नंबर में चलाएगा। चौथा नंबर में आप चलाएगा आपका सामाजिक न्याय, सामाजिक समता और सामाजिक सुरक्षा को प्रतिबद्ध करता है। तो यहाँ आपका सबसे सर्वोत्तम को चुना था, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा यह सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करता है। आपका संविधान क्या करता है? सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। निम्नलिखित में से पहले प्रोटेम स्पीकर कौन थे जो सर्वसम्मति से लोकसभा के स्पीकर निर्वाचित हुए थे? पहला ऑप्शन है हिरेन मुखर्जी, दूसरा है सोमनाथ चटर्जी, तीसरा है पीएन संगमा, चौथा है रवि रे। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा सोमनाथ चटर्जी। सोमनाथ चटर्जी आपका पहला प्रोटेम स्पीकर था जो कि सर्वसम्मति से लोकसभा के स्पीकर निर्वाचित हुए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राणा सांगा के सुल्तान इब्राहिम लोदी को निम्नलिखित में से किस युद्ध में पराजित किया था? राणा सांगा ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को निम्नलिखित में से किस युद्ध में पराजित किया था? पहला ऑप्शन आपका है सारा गांव का युद्ध, दूसरा है चित्तौड़ का युद्ध, तीसरा है खानवा का युद्ध, चौथा है खतौली का युद्ध। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा खतौली का युद्ध। खतौली के युद्ध में राणा सांगा ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने सामाजिक न्यायपीठ सोशल जस्टिस बेंच नाम, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने सामाजिक न्यायपीठ सोशल जस्टिस बेंच नाम से विशेष न्यायपीठ का गठन करने का आदेश दिया था? तो आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा एच.एल. दत्तू, दूसरा है के.जी. बालकृष्णन, तीसरा है आर.एम. लोढ़ा, चौथा है वाई.के. सभरवाल। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा एच.एल. दत्तू। एच.एल. दत्तू ने सोशल जस्टिस बेंच में सामाजिक न्यायपीठ नाम से विशेष न्यायपीठ का गठन करने का आदेश दिया था, लेकिन यह अभी तक बना नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1620 ईस्वी में जहांगीर ने किसके नेतृत्व में कांगड़ा के विरुद्ध अभियान भेजा? पहला राजा विक्रमाजित, दूसरा महावत खां, तीसरा है नवाब मुर्तजा खां, चौथा है सैयद सदर जहां। बताना है आपको 1620 ईस्वी में जहांगीर ने किसके नेतृत्व में कांगड़ा के विरुद्ध अभियान भेजा? यहाँ हो जाएगा आपका आंसर
पहला ऑप्शन राजा विक्रमजीत के नेतृत्व में कांगड़ा के विरुद्ध अभियान भेजा था, किसने? तो जहांगीर ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। संसदात्मक सरकार निम्नलिखित में से किसके अभाव में कार्य नहीं कर सकता है? संसदात्मक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट निम्नलिखित में से किसके अभाव में कार्य नहीं कर सकता है? पहला ऑप्शन है लिखित संविधान, दूसरा है स्वतंत्र न्यायपालिका, चौथा है कठोर संविधान, चौथा है राजनीतिक दल। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा चौथा नंबर, राजनीतिक दल। संसदात्मक सरकार राजनीतिक दल के अभाव में कार्य नहीं कर सकता। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कैबिनेट मिशन योजना 1946 में भारत के लिए क्या प्रस्तावित किया था? कैबिनेट मिशन योजना 1946 भारत के लिए क्या प्रस्तावित किया था? पहला है एकात्मक सरकार, दूसरा है शक्तिशाली केंद्र सहित संघात्मक सरकार, तीसरा है कमजोर केंद्र सहित संघात्मक सरकार, चौथा है संघात्मक सरकार जिसमें ब्रिटिश प्रांतों को पृथक होने का अधिकार था। संघात्मक सरकार जिसमें ब्रिटिश प्रांतों को पृथक होने का अधिकार था। तो यहाँ बताना है कि कैबिनेट मिशन 1946 में भारत के लिए प्रस्तावित किया था, क्या प्रस्ताव दिया था भारत के लिए? तो पहला ऑप्शन है आपका एकात्मक सरकार, दूसरा है शक्तिशाली केंद्र सहित संघात्मक सरकार, तीसरा है कमजोर केंद्र सहित संघात्मक सरकार। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा तीसरा, कमजोर केंद्र सहित संघात्मक सरकार। जो कमजोर केंद्र की बात की गई थी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। देखते हैं संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है मनोज किशोर, दूसरा है विनायक मिश्रा, तीसरा है प्रीति सूदन, चौथा है अनामिका सिन्हा। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा प्रीति सूदन। प्रीति सूदन को हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस के द्वारा नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम NTS 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया है? NTS 2.0 पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? पहला ऑप्शन है धर्मेंद्र प्रधान, दूसरा है नरेंद्र मोदी, तीसरा अमित शाह, चौथा है वसुंधरा राजे। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं के द्वारा नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम NTS 2.0 लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चिकित्सा सेवा या सेना की पहली महिला महानिदेशक किसे बनाया गया है? चिकित्सा सेवा ने सेना का चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक किसे बनाया गया है? Who has been appointed as the first woman director general of medical services in army? पहला ऑप्शन है आपका लेफ्टिनेंट जनरल अनीता कुमारी, दूसरा है लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर, तीसरा है लेफ्टिनेंट जनरल विनीता शर्मा, चौथा है लेफ्टिनेंट जनरल महिमा द्विवेदी। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल सक्सेना नायर। सेना की चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर को चुना गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को मधुमेह विज्ञान में उनके योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? पहला है नितिन गडकरी, दूसरा है जगत प्रकाश नड्डा, तीसरा जितेंद्र सिंह, चौथा अमित शाह। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री को मधुमेह विज्ञान में उसके योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल की गई साडो सोने और चांदी की खदान किस देश में स्थित है? साडो सोने और चांदी की खदान में साडो जो है सोना और चांदी की खदान है, किस देश में स्थित है? तो पहला ऑप्शन है मलेशिया चीन, दूसरा है मलेशिया, तीसरा म्यांमार, चौथा जापान। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा जापान। जापान में
शाडो सोने और चांदी की खदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइम मैगजीन द्वारा जारी किए गए वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस 2024 में कितने भारतीय स्थल शामिल किए गए हैं? वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेस महान स्थल विश्व के 2024 में कितने भारतीय स्थल शामिल किए गए हैं? पहला है ऑप्शन 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4, चौथा है 5। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 2 नहीं 3 स्थल को वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेस के रूप में शामिल किया गया है टाइम्स मैगजीन के द्वारा। भारत के 3 स्थल को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था द्वारा वर्चुअल असिस्टेंट चैटबॉट लॉन्च किया गया है? और किस संस्था के द्वारा वर्चुअल असिस्टेंट सेवा के लिए चैटबॉट लॉन्च किया गया है? पहला है सेबी, दूसरा है आरबीआई, तीसरा नाबार्ड, चौथा है एसबीआई। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा सेबी। सेबी द्वारा वर्चुअल असिस्टेंट चैटबॉट लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला थोरियम आधारित न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन से देश में स्थापित किया जाएगा? हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का पहला थोरियम आधारित न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन से देश में स्थापित किया जाएगा? पहला है आपका चीन, दूसरा है जापान, तीसरा अमेरिका, चौथा फ्रांस। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा, बताइए किस देश में पहला थोरियम आधारित न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा? अभी जो है यूरेनियम आधारित न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाए गए हैं, तो थोरियम आधारित न्यूक्लियर पावर प्लांट किस देश में स्थापित किया जाएगा? पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका चीन। चीन में स्थापित किया जाएगा। चीन एशिया में टेक्नोलॉजी में आगे है, इसलिए वहाँ स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। चर्चा में रहा अचानकमार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? अचानकमार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन छत्तीसगढ़, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा ओडिशा। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में अचानकमार टाइगर रिजर्व स्थित है। अचानकमार टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? ऊपर छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को सप्लाई चेन काउंसिल का उपाध्यक्ष बनाया गया है? हाल ही में किस देश को सप्लाई चेन काउंसिल का उपाध्यक्ष बनाया गया है? तो पहला ऑप्शन है आपका अमेरिका, दूसरा चीन, तीसरा पाकिस्तान, चौथा भारत। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा भारत को। भारत को सप्लाई चेन काउंसिल का उपाध्यक्ष बनाया गया है। हाल ही में भारत को सप्लाई चेन काउंसिल का उपाध्यक्ष बनाया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, नेपोलियन बोनापार्ट का राज्याभिषेक कब हुआ था? नेपोलियन बोनापार्ट का राज्याभिषेक कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 2 नवंबर 1804, दूसरा है 2 दिसंबर 1804, तीसरा है 2 नवंबर 1805, चौथा है 18 मई 1824। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 2 दिसंबर 1804 को नेपोलियन बोनापार्ट को राज्याभिषेक किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से की थी? बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना किससे की थी? मधुमक्खी से की थी। पहला है अलीवर्दी खां, दूसरा है सिराजुद्दौला, तीसरा है मीर जाफर, चौथा है मीर कासिम। यहाँ आंसर हो जाएगा आपका अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया है? कर्नाटक युद्ध आपका किन किन के मध्य लड़ा गया है? तो पहला है अंग्रेज और फ्रांसीसी, दूसरा है अंग्रेज व डच, तीसरा अंग्रेज व मराठे, चौथा है हैदर अली व मराठे। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा अंग्रेज और फ्रांसीसी। कर्नाटक युद्ध 3 कर्नाटक युद्ध लड़े गए थे, इसी बीच में लड़े गए थे, तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में लड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, शैक्षणिक संस्थाओं के लिए राज्य द्वारा अनुदान दिया जाना भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किया गया है? पहला है आयरलैंड से, दूसरा है कनाडा से, यहाँ आपका आंसर हो जाएगा आयरलैंड से। शैक्षणिक संस्थाओं के लिए राज्य द्वारा
अनुदान दिया जाना भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किया गया है? तो यह आयरलैंड से ग्रहण किया गया है। यह जो है नीति निर्देशक तत्व भी आयरलैंड से लिया गया है। इसी में ही शैक्षिक संस्थाओं के लिए प्रावधान किया गया है। तो आज के लिए इतना ही। कृपया हमारा यह एफर्ट और तरीका अच्छा लगे तो कृपया हमारे चैनल को आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस को शेयर करना ना भूलें, और शेयर और लाइक भी करें और साथ साथ कमेंट भी करें कि हम और बेहतर कैसे करें और क्या इसमें कमी रह गई है। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।